हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कीप लर्निंग में। ठीक है, और आज का टॉपिक फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलते हैं। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने क्या किया कि सारा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर करवा दिया। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन पेपर बेस्ड है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं कोशिश किया हूं कि वीडियो को जितना हो सके इजी सॉल्व करवाने की। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब यहां से मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे भी पूछने के चांसेस हैं, तो सारे टॉपिक को क्लियर तरीके से समझना। मैं अलग बाय अलग टॉपिक करके समझा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन राइट डाउन तो नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सुन ले। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल। ठीक है, इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक, इसमें हमें क्या करना है कि k की वैल्यू को फाइंड करना है, और k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कंडीशन ये दिया हुआ है कि इसका जो रूट है वो क्या है, रियल है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, रूट रियल है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था एक नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट में मैंने 3 कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन मैंने बताया था कि जब d इक्वल टू 0 हो, यानी कि d की वैल्यू 0 हो, तो रूट का जो नेचर होगा वो रियल और इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा कि जब d ग्रेटर देन 0 हो, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। और जब d की वैल्यू 0 से छोटी, यानी कि d की वैल्यू निगेटिव में हो जाए, तो रूट हमारा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे बोला गया है कि इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिसके लिए कंडीशन ये है कि इसका जो रूट है वो रियल है। ठीक है, तो देखो रूट रियल कब होता है, जब d की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी हो। ठीक है, यही 2 कंडीशन में रूट रियल होता है। जब 0 हो तो रूट हमारा इक्वल होता है, और जब d की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो रूट अनइक्वल होता है। ठीक है, तो जैसे देखो, अब यहां से एक स्टेप याद रख लो कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच में कोई भी अल्फाबेट की वैल्यू फाइंड करने को बोले, तो ध्यान रखना कि उसके साथ रूट कुछ ना कुछ दिया होगा, या तो रियल दिया होगा या फिर इक्वल करके लिखा होगा। ठीक है, और जब रियल और इक्वल होता है रूट, तो ऐसे कंडीशन में डी की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो यहां पे देखो, व्हेन, एक छोटा सा स्टेप लिख दे रहा हूं कि व्हेन रूट हैज रियल, जब रूट हमारा रियल हो तो देन d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू क्या होता है, 0। अब d का हमने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला सीखा था, वो क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसकी वैल्यू है, d की। d का फॉर्मूला है ये, और d के बराबर जब 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर में भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो इसी की वैल्यू है। इसके बराबर में 0 है तो इसके बराबर में भी 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान लेंगे कोएफिशिएंट के रूप में। यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 दे रखा है, और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो k है, जिसका हमें मान फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो b स्क्वायर, अब b के जगह पे क्या दे रखा है, 4 है, तो b के जगह पे हम 4 रखेंगे और 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, कोई नंबर नहीं, मतलब कि 1, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू c क्या है, कांस्टेंट क्या है हमारा, k है, तो c के जगह पे k लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, और फिर 4 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो 4k हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। और 16 इक्वल टू -4k जब उस तरफ RHS साइड में चला जाएगा, जब इसकी साइड चेंज होगी तो साइन भी चेंज हो जाएगी, तो माइनस की संख्या जो है उधर जाके किसका हो गया,
प्लस का, यानी कि 16 इक्वल टू क्या हो गया 4k। अब यहां समझो, अब यहां से हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की। तो 16 इक्वल टू 4k है, तो k के साथ 4 जो है वो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली संख्या का जब साइड चेंज होता है तो वो किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, तो 16 इधर था, 4 इधर मल्टीप्लाई में था, तो जब इसकी साइड चेंज होगी तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और इक्वल टू इधर बच गया k। अब 4 से 16 4 बार में कैंसिल, यानी कि k की वैल्यू कितनी हो गई 4। क्लियर है, ये था पहला क्वेश्चन। एक बार ध्यान से देख लेना, इसको समझ लेना अच्छे से, और ध्यान रखना मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन सेम आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसी बेस के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा मैंने सर्च करके निकाला है, कई साल का पेपर में इकट्ठा करके फिर निकाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है। तो आज के सीजन में जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। कल समझाया था कि नेचर ऑफ रूट, जब भी रूट का नेचर फाइंड करना हो तो कौन सा फॉर्मूला आप पुट करोगे, डी का। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब भी नेचर ऑफ रूट फाइंड करना हो तो हमेशा डी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब डी का फॉर्मूला लगाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ए, बी और सी की वैल्यू क्या क्या दी हुई है। तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 रूट 3 है, और सी की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या था 4 रूट 3, तो बी के जगह पे हम 4 रूट 3, और फिर बी पे स्क्वायर था तो इस पे भी हम स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो ए की जगह पे 4 रखेंगे, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है 3, तो सी की जगह पे हम 3 रख लेंगे। अब यहां पे देखो 4 रूट 3 का हमें स्क्वायर करना है। ध्यान से, इसको ध्यान से करना। जैसे 4 रूट 3 का स्क्वायर मतलब क्या कि 4 रूट 3 को मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3। अब यहां से मैं ये देख रहा हूं कि 2 संख्या ब्रैकेट वो रूट के अंदर दिख रहा है और 2 संख्या विदाउट रूट है। तो रूट के अंदर जब सेम संख्या का मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या होता है, एक संख्या रूट से बाहर निकल जाता है। तो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा कितना, 4 4 जा 16, और 16 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 48। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद क्या आया 48 माइनस। अब इसको आगे करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, तो ये भी 48 आ गया। और 48 में से 48 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। जब डी की वैल्यू 0 आ गई तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट हमारा रियल एंड इक्वल। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। देखो इसी पे एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लो कि रूट 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 रूट 2x और फिर माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। इसमें भी हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए मैंने पहले बोला कि डी का फॉर्मूला तुम्हें लगाना है। ठीक है, जब भी नेचर ऑफ रूट फाइंड करना हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, डी का। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब उसके जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देना है। ये क्वेश्चन में
साइन को समझाने के लिए किया हूं, क्योंकि इसमें साइन देख रहे हो नेगेटिव है, और जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें जो साइन था वो पॉजिटिव था। ठीक है, तो अब यहां पे समझ लो बी की वैल्यू क्या, एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी बी, ए और सी इनमें से तीनों में से किसी की भी वैल्यू लोगे तो सिर्फ तुम्हें कोएफिशिएंट लेना है, वेरिएबल नहीं लेना। जैसे √3x² है यहाँ पे, तो जब मैं a की वैल्यू लूंगा तो सिर्फ √3 लूंगा, ये नहीं कि √3x दोनों ले लिया, सिर्फ हमें कोएफिशिएंट लेना होता है। तो b के जगह पे -2√2 और फिर इसका हम कर देंगे स्क्वायर, -4 इंटू a के जगह पे √3 है और c के जगह पे -2√3 है। ध्यान रहे साइन साथ में लेके चलना है। ठीक है, अब देखो -2√2 का स्क्वायर है। अब इसको स्क्वायर सोल्व करने के लिए सबसे पहले कि अब जैसे इस पूरे का स्क्वायर है, मतलब क्या कि 2 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा, तो √2 का स्क्वायर, जैसे इसको हम ऐसे करेंगे -2√2 इंटू -2√2। अब इसको सोल्व करना है, सबसे पहले तो साइन को सोल्व कर दो, माइनस इंटू माइनस से प्लस में हो जाएगा, 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2 और 4 2 जा 8, यानी कि वैल्यू ये पॉजिटिव आ जाएगी 8। फिर आगे देखते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहां पे साइन क्या रखेंगे प्लस का, √3 इंटू √3 3, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, तो ये हो गया 24 और 8 और 24 को प्लस कर दोगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई। जब डी की वैल्यू 32 है तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो नेचर ऑफ रूट हमारा क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, इसको हिंदी में हम कहेंगे वास्तविक और असमान। अब यहां से देखो, एक चीज मैंने सिखा दिया, दो चीज सीख लिया आप लोगों ने कि जब भी रूट का मेंशन किया गया हो कि रूट हमारा रियल हो और किसी भी एक अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी हो, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने सीखा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमने ये सीखा नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें डी के फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तो नेचर ऑफ रूट निकालना हो तो हमेशा डी का फॉर्मूला पुट करोगे। अब जो थर्ड टॉपिक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो पहले, कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² minus x minus k equal to 0 is 2/3, then find the value of k। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं कि 6x² minus x minus k equal to 0 दे रखा है। ठीक है, और इसका एक रूट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 2/3। ये 2/3 जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट फाइंड करना हो, मतलब जीरोज फाइंड करना हो, तो कितने जीरोज निकलेंगे, 2 जीरोज, क्योंकि इसका डिग्री क्या चल रहा है 2 चल रहा है, जितना डिग्री उतने जीरोज। ठीक है, तो इसमें हमें 2 जीरोज निकलेगा, 2 जीरोज निकलना चाहिए। एक जीरोज तो यहां पे दिया हुआ है, एक रूट इसका दिया हुआ है कि 2/3 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है k की वैल्यू, कि k की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से समझो कि जब किसी भी इक्वेशन का एक रूट 2/3 दिया हुआ है, मतलब कि ये 2/3 को इसी के अंदर से निकाला गया होगा, जब भी तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है। एक रूट देने का मतलब क्या हुआ कि 2/3 इसी के अंदर से निकला हुआ है। ठीक है, तो वापिस हम क्या करते हैं कि 2/3 को वापिस इसी में रख देते हैं। अब रखेंगे कहां पे, तो ध्यान दो, वेरिएबल जो भी के जो है, ये के तो कांस्टेंट है, सी की वैल्यू मतलब ये कांस्टेंट हुआ, और कांस्टेंट यानी कि इस के की तो हमें मान निकाल, इस के का हमें क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो ये जो 2/3 एक रूट दिया हुआ है, ये हम कहां पुट करेंगे, जहां जहां x होगा, जहां मतलब जो वेरिएबल दिया होगा, वेरिएबल चाहे x हो, y हो, a हो, b हो, c हो, कुछ भी हो, तो वहां पे हम इस रूट को पुट कर देंगे। अब देखो कैसे, 6 और x² के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब किसका माना जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू एक्स के जगह पे अब हम पुट करेंगे 2/3, एक्स पे स्क्वायर था तो 2/3 पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस, फिर एक्स के जगह पे हम 2/3 पुट करेंगे और फिर माइनस के इक्वल टू हो जाएगा 0।
क्लियर है? अब 6 इंटू, अब देखो 2/3 ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2/3 और फिर माइनस के के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ डिनोमिनेटर लगा हुआ है और के इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसके पास कोई डिनोमिनेटर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 लगा दिया। अब यहां पे देखो 6 इंटू 4/9, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, मतलब कि 6 और 9 को हम कैंसिल करना चाहें तो 3 के टेबल से 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 -2/3 -k/1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले तीनों संख्या का एलसीएम निकाल देना है। 3, 3, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8, उसी तरीके से यहां पे 2 हो जाएगा। 1 से 3 को डिवाइड किया 3 और 3 को k से मल्टीप्लाई किया तो 3k इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, इक्वल टू के उस साइड में है, तो मतलब कि अगर हम इसको आगे कैलकुलेशन करना चाहें तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 को 8, सबसे पहले ये देख लो, 8 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया? 6 -3k/3 इक्वल टू 0/1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को -3k से मल्टीप्लाई किया -3k और 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। ठीक है, अब -3k जब इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी कि 3k पॉजिटिव हो जाएगा, 3k। और फिर k की वैल्यू फाइंड करना है ना, k के साथ 3 किसमें? मल्टीप्लाई में। जब 3 का साइड से हम चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। इक्वल टू इधर बच गया k, 3 से 6 2 बार में कैंसिल, यानी कि k की वैल्यू 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, k की वैल्यू 2। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि राइट ऑल द वैल्यू ऑफ p for which the quadratic equation x² plus px plus 16 equal to 0 has equal root. Find the roots of the equation so obtained. ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन फिर से समझाता हूं एक बार। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, x² प्लस px प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, x² प्लस px प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। इसका रूट क्या दिया हुआ है? इक्वल दिया हुआ है। जब रूट इक्वल हो तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो a का मान लेते हैं, इसके पहले कोई संख्या नहीं, मतलब 1 हो गया, b की वैल्यू p और c की वैल्यू 16। ठीक है, तो अब d का फॉर्मूला रखना है, d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्यों होगा 0? क्योंकि रूट जो है वो इक्वल दिया हुआ है। जब रूट इक्वल हो तो d इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जब d इक्वल टू 0 है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब b के जगह पे क्या रखेंगे? p रख लेंगे, p और फिर p पे हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 1 इंटू c के जगह पे 16 इक्वल टू 0। अब p² माइनस 16 4 जा 64 इक्वल टू 0 और फिर p² 64 की जब साइड चेंज करेंगे तो इधर माइनस में, इधर जाके किसमें हो जाएगा? प्लस में। अब देखो जब किसी भी एक साइड से आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले यानी कि दूसरे साइड में जो भी संख्या होगा उसके ऊपर रूट चढ़ाओगे, अंडर रूट चढ़ाओगे। ठीक है, सेम इसका अपोजिट करते हैं कि अगर कहीं से हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो सामने वाले संख्या पे स्क्वायर चढ़ाएंगे। ये चीज ध्यान में रखना।
तो यहाँ पे देखो p से स्क्वायर हमने हटा दिया, अब यहाँ पे सिंपली p रखा, तो 64 के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट। ठीक है, यानी कि p इक्वल टू हो गया रूट 64। अब 64 कौन सी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 8 का। ठीक है, 8 8 जा 64, तो p इक्वल टू कितना हो गया, 8, यानी कि p की वैल्यू क्या हो गई, 8। p का तो मान निकल गया। इसके आगे क्वेश्चन ये कह रहा था, चलो मैं इसे पहले मिटा दूं। p की वैल्यू हमने निकाला 8, तब हम इक्वेशन पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू 8 निकल गया था, तो ये 8x हो गया प्लस 16 इक्वल टू 0। इसके बाद क्वेश्चन में ये था कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड, मतलब कि p की वैल्यू निकालने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगा उसका रूट निकालना है। ठीक है, तो हम फिर से इसका रूट निकालते हैं। अब रूट निकालने के लिए मेरे पास दो तरीका है। पहला तरीका कि फैक्टराइजेशन मेथड कर दो, सबसे सिंपल तरीका। दूसरा कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस पे पुट करो, तब जाकर रूट निकलेगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या होता है, सिस्टम जो होता है वो लंबा चला जाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के लिए पहले डी की वैल्यू निकालो, फिर रूट को चेक करो कि रियल है या नहीं है, इसके बाद फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, फिर जाके दो रूट निकलेगा। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसका रूट निकालो, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट निकाल देते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने कल ही समझा दिया था कि पहले a को c से मल्टीप्लाई करो, तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 हो गया। फिर 16 का फैक्टर करो, 16 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1 इंटू 16 हो सकता है, 2 इंटू 8 हो सकता है, 4 इंटू 4 हो सकता है, यही हो सकता है। अब इन तीनों में ये तीन फैक्टर हुआ, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, ये तीनों 16 का फैक्टर हुआ। तीसरे स्टेप में क्या था कि c के पहले का जो साइन होगा, इस साइन के अकॉर्डिंग बीच वाले टर्म यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे आप। ठीक है, तो यहां पे साइन किसका है, प्लस का है, मतलब कि इन तीनों में से कोई एक ऐसा पेयर होना चाहिए कि जिनको हम प्लस करें तो 8 आ जाए। ठीक है, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा। 4 इंटू 4 16 और 4 प्लस 4 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 के जगह पे अब हम रख लेंगे 4 प्लस 4, फिर इंटू एक्स, फिर प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ कर देना है, इन दोनों को एक साथ कर देना है। तो यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से 4 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है, 16 भी आता है, तो यहाँ से x बचा, प्लस इंटू प्लस प्लस और 4 4 जा 16। रूट के अंदर संख्या साइन दोनों सेम हो गया, x प्लस 4 x प्लस 4। तो अब देखो, ये x प्लस 4 जो ब्रैकेट के बाहर था उसको एक साथ कर दिया, और जो ब्रैकेट के अंदर सेम है उसको एक बार लिख दिया, x प्लस 4। अब ये इसके दोनों रूट हो गए। अब यहां से इसके इक्वल में 0 चल रहा है, तो पहले एक के बराबर में 0 कर दो, फिर दूसरे के बराबर में, तो जब 4 उधर जाएगा तो x इक्वल टू -4 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जब 4 उधर जाएगा तो x इक्वल टू -4 हो जाएगा। बाकी के इसके दो रूट निकल गए। अब आ गया समझ में, चलो ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन में ऐसा लाया हूं, हार्ड है, मतलब हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करीब 4-5 साल पेपर में मैं देखा हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार समझ लो। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अटपटा है, बट अगर उसे तरीके से सोल्व करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन पहले है क्या, वो राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि इफ द इक्वेशन में 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m n c x और फिर प्लस c स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कि इफ द इक्वेशन ये इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, इसमें भी बोला गया है कि इसका जो रूट है वो इक्वल है। अगर रूट इक्वल है तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। रूट हैज रूट इक्वल, प्रूफ दैट, अब हमें इसमें प्रूफ करना है कि प्रूफ ये करना है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इसको सोल्व करके हमें ये लाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन देख लो, अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, एकदम तरीके से करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझना है। ये इसका जो रूट था वो इक्वल दिया हुआ था। सबसे मेन पॉइंट जो क्वेश्चन का है वो ये है कि इसका रूट इक्वल है। ध्यान रखना, ये जब पॉइंट पकड़ में आ जाएगा कि रूट इक्वल है, तब यहां से सॉल्यूशन निकल के सामने आ जाएगा, क्योंकि रूट जब इक्वल है तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे यहां से रास्ता मिल गया कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ध्यान से नहीं समझोगे तब तक तुम्हें कुछ रास्ता दिखाई नहीं देगा। और मैथ जब ही समझ में आएगी जब क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालोगे, ठीक है। तो चलो अब हम ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को। रूट इक्वल है तो डी की वैल्यू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे पुट करने से पहले हम इसके तीनों चीज अलग अलग कर लेते हैं। इसको एक काम करता हूं, यहां से पहले इसको यहां पे लिख देता हूं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये चीज तुम्हें प्रूफ करना है। यहां से ये मिटाते हैं। देखो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एन स्क्वायर, बस यहीं तक। एक्स स्क्वायर इसका वेरिएबल है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। बी की वैल्यू दे रखी है 2mnc, ठीक है। और सी की वैल्यू दे रखी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो ए बी सी की वैल्यू हमने अलग अलग कर लिया। अब हमें यहां से क्या करना है कि वेन रूट हैज इक्वल देन डी इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब b के जगह पे क्या पुट करेंगे, 2mnc। b के जगह पे हम पुट करते हैं 2mnc और फिर इस पे हम कर देते हैं स्क्वायर, क्योंकि b पे स्क्वायर है, माइनस 4ac, 4a, a के जगह पे क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को चाहो तो आप इधर भी लिख सकते हो, एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ए के जगह पे 4 इंटू 4 और फिर ए के जगह पे हम लिखेंगे एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है? और फिर सी के जगह पे वैल्यू दे रखी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो एक बार ध्यान से देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? अब आगे सोल्व करते हैं। 2mnc का होल स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब अब पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर हो गया और c स्क्वायर हो गया। यहां तक देख लो, 4m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 4n स्क्वायर, अभी ऐसे ही रखते हैं, पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो ये दोनों दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां से ब्रैकेट लगा दो। 1 पहले क्या करना है कि एक संख्या को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर दूसरी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो पहले 1 को इन दोनों से करते हैं, तो 1 को c स्क्वायर से किया तो c स्क्वायर हो गया, और फिर 1 को माइनस a स्क्वायर से किया तो माइनस का a स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर m स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो प्लस m स्क्वायर को c स्क्वायर से किया तो m स्क्वायर c स्क्वायर हो गया।
क्लियर। और फिर एम स्क्वायर को ए स्क्वायर से करेंगे तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ध्यान से समझ लो, यहां पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब फिर से लिखते हैं 4m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, अब 4n और इस ब्रैकेट और 4n स्क्वायर के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई का माना जाएगा। तो 4n स्क्वायर से हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते समय इसके पहले का साइन भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इस साइन से ये सारे साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो -4n स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, c स्क्वायर पॉजिटिव का था तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 4n स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4n स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर 4n स्क्वायर को m स्क्वायर c स्क्वायर से करेंगे तो 4n स्क्वायर m स्क्वायर और c स्क्वायर। क्लियर हुआ। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 4n स्क्वायर को m स्क्वायर a स्क्वायर से करेंगे तो 4n स्क्वायर m स्क्वायर और a स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलो अब एक बार देख लेते हैं कि क्या कोई वेरिएबल आपस में मिल रहा है। अगर मिल जाता तो अगर कैंसिल हो जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो एक बार देख लो, 4m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर, यहां से 4m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर, और फिर यहां से देखो 4n स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मिल रहे हैं, m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि दोनों मिल गया। एक पॉजिटिव का है, दूसरा निगेटिव का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, वैल्यू दोनों सेम है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम इसको यहां से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब कैंसिल करने के बाद नीचे बच गया -4n स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर a स्क्वायर, और फिर ये वाला प्लस 4n स्क्वायर m स्क्वायर और a स्क्वायर। लास्ट में यही 3 चीजें बचा। अब इसको मिटाता हूं। लास्ट में आ गया -4n स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर, और इसके इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, क्योंकि जो रूट था वो इक्वल था, तो d इक्वल टू 0 होता है, तो इसके इक्वल में 0 चल रहा है। अब यहां से एक चीज देख रहे हैं हम कि 4n स्क्वायर और 4n स्क्वायर, तीनों में 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर और 4n स्क्वायर, तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो चलो 4n स्क्वायर को हम कॉमन निकाल देते हैं। अब -4n स्क्वायर c स्क्वायर में से 4n स्क्वायर निकल गया, तो माइनस का c स्क्वायर बचा, तो माइनस c स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस यहां से फिर 4n स्क्वायर निकल गया, तो सिर्फ a स्क्वायर बचा, तो a स्क्वायर, और फिर यहां से 4n स्क्वायर निकल गया, तो m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बच गया, किसका, प्लस का, तो प्लस m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से एक चीज देखो कि 4n स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में, इसका रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है, तो जब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे तो 4n स्क्वायर 0 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और 0 से किसी भी संख्या या अल्फाबेट को डिवाइड करते हैं तो 0 ही हो जाता है। तो ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो 0 बन जाएगी। तो फिर सिंपल हमारे पास क्या बच जाएगा, -c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और a स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आ जाओ, जो प्रूफ करना था वहां पे देखो, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। अब c स्क्वायर जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे c स्क्वायर मुझे निगेटिव का दिख रहा है, तो सबसे पहले तो इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगा,
कि इसको मैं उधर भेज देता हूं, ठीक है। तो इधर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर और इक्वल टू जब माइनस सी स्क्वायर का साइड चेंज हो जाएगा तो इधर जाके सी स्क्वायर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी है, तो चाहे तो ए स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया। अब जब यहां से ए स्क्वायर पूरा निकल गया तो कुछ नहीं, तो मतलब क्या 1 बच गया, फिर प्लस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर निकल चुका है तो क्या बच गया, एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब एक बार ऊपर से मिला लो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। 4 नंबर का क्वेश्चन। चलो अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज और बोल दूं, एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अगर ध्यान से समझे होगे तो एक बार में क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। बट जो भी क्वेश्चन मैं करवाया हूं पहले एक बार पूरा इसको अपने कॉपी पे उतार लो, ठीक है। उतारने के बाद 4-5 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बनाना सीख लिया आपने, तो ध्यान देना कि ऐसे कई सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो फिर अल्फाबेट वाले कितने भी क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट भी, और ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं। पहले स्टेटमेंट को समझो, फिर उसको इक्वेशन में उतारो और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लाओ, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने में। अब इसका कारण क्या है कि पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, जब अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसका इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूं, पांचों के टाइप्स अलग अलग हैं और पांचों इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक टाइप्स में बताते जा रहा हूं। बाकी बुक से आप लोग इसी बेस पे 3-4 क्वेश्चन उठा के और उसकी प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो बोट एंड स्ट्रीम से है, नाव एवं धारा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूं, फिर उसको समझा देता हूं और फिर इसका तरीका बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। क्वेश्चन है अ मोटर बोट व्हिच स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, अब इसको हिंदी में समझाता हूं कि एक मोटर बोट है, एक नाव है, ठीक है, जिसकी स्पीड शांत जल में 18 किलोमीटर पर आवर। शांत जल का मतलब कि उस जल में कोई धारा नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल जल जो है वो शांत हो। अगर उस शांत जल में उस बोट को चलाते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। 18 किलोमीटर पर आवर उस शांत जल में बोट की स्पीड है। अब क्या कह रहा है कि टेक्स 1 hour more go to 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अच्छा, 2 चीज यहां से आ रहा है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। पहले इसको मैं समझाता हूं। एक होता है अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को कहते हैं हम धारा के विपरीत, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में कहते हैं धारा के साथ। अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। अब ध्यान से समझो, सपोज करो कि कोई एक नदी है, ठीक है, इस नदी में एक जहाज खड़ा है। अब इस जहाज
जहाज के चलने का दो डायरेक्शन हो सकता है। अब सपोज ये नदी है, इसकी जो धारा की स्पीड है, मतलब धारा की जो चलने की वो है, वो इस तरफ से, मतलब कि धारा इस तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरफ। अब यहां पे बोट रखा हमने। अब देखो बोट दो तरीके से ट्रेवल कर सकता है, एक कि या तो वो इस डायरेक्शन में जाए, ठीक है, या फिर वो इस डायरेक्शन में जाए, दो ही डायरेक्शन में चल सकता है। अब ध्यान रखना, अगर इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो ये धारा के साथ चल रहा है, क्योंकि धारा की जो स्पीड, धारा की जो गति है वो इस तरफ है, ठीक है। तो जब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब कि ये धारा के साथ डाउन स्ट्रीम हो गया ये, ठीक। और अगर ये धारा के विपरीत चल रहा है, मतलब कि धारा की गति इस तरफ है और हमारा जो बोट है वो इस तरफ चल रहा है, तो क्या हुआ, धारा के विपरीत चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम कहते हैं। एक हो गया धारा के साथ डाउन स्ट्रीम और एक हो गया धारा के विपरीत अपस्ट्रीम। अब यहां से ध्यान से समझो, देखो अगर बोट नाव नदी में चलेगा, ठीक है, तो बोट की कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी और साथ में धारा की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, क्योंकि धारा जब पानी जब चल रही है, पानी जब चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ना कि धारा की कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी। तो अब क्या हुआ कि जब धारा के साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो मान के चलो कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारा बोट का स्पीड है, बोट यानी कि नाव का, और y किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारा धारा का स्पीड यानी कि स्ट्रीम का है, ठीक है। अब जब दोनों के स्पीड को हम आपस में मिला दें तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में अलग अलग कंडीशन बनाएगा। पहला कि अगर धारा के ये साथ चल रहा हूं, ठीक है, धारा के साथ चल रहा हूं, कि मतलब कि डाउन स्ट्रीम में चल रहा हूं, तो एक तो नाव की स्पीड हो गई और दूसरी धारा की भी स्पीड हो गई, तो दोनों स्पीड क्या होगा, आपस में जब इंक्लूड हो जाएगा तो जो नाव है वो तेज गति से चलेगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि स्पीड जो है वो प्लस हो जाता है, मतलब कि नाव की स्पीड और धारा की स्पीड, दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। किस कंडीशन में, डाउन स्ट्रीम के कंडीशन में, ठीक है। अब आ जाओ अप स्ट्रीम के कंडीशन में। धारा की गति इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है, और नाव जो है हमारा वो इस तरफ चल रहा है, धारा इसे इस तरफ ले जा रही है, नाव इस तरफ आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, दोनों की स्पीड कम होने लगेगी, क्योंकि धारा इस तरफ जा रहा है और नाव इस तरफ आ रहा है, ठीक है, तो दोनों की स्पीड क्या होगा, कम होने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में इनकी जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होगा और डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन ये था, बोट की जो स्पीड दे रखी थी वो है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस जो है हमारा, डिस्टेंस दिया हुआ है 24 किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस। अब देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों कंडीशन में डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है वो समझ लो कि एक नाव जब नदी में चलती है, ठीक है, तो पहला तो कि वो अप स्ट्रीम के थ्रू जाता है, अप स्ट्रीम के साथ, और फिर मतलब 24 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम पे गया, अप स्ट्रीम में गया, और फिर वहां से जाने के बाद वो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में आया। अब अप स्ट्रीम में जाने में उसे जितना टाइम लगा, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में आने में जितना टाइम लगा, इन दोनों टाइम में 1 घंटे का अंतर आया। देखो क्वेश्चन ये था कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर, ज्यादा लगा, 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। पहले 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, फिर वही 24 किलोमीटर सेम स्पॉट पे वो वापिस आया, और दोनों कंडीशन में 1 घंटा समय क्या लगा, ज्यादा लगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले तो कि बोट का स्पीड हमारे पास दिया हुआ है, हम पहले स्ट्रीम के स्पीड को लेट कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देन स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम
ध्यान से। पहला कि स्ट्रीम की स्पीड को हमने x मान लिया कि धारा की जो स्पीड थी वो x थी, ठीक है। अब हम बोट की स्पीड अप स्ट्रीम में देखते हैं। मैंने क्या बोला कि अप स्ट्रीम का मतलब कि बोट और धारा दोनों की चाल आपस में मिल रही है, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब कि हम धारा के विपरीत चल रहे हैं, और जब धारा के विपरीत चलेंगे तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड 8 और स्ट्रीम की स्पीड को हमने x लेट किया। जब दोनों के स्पीड को इंक्लूड कर देंगे और अप स्ट्रीम के कंडीशन में चलेंगे तो स्पीड हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हम स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर एंड स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो ऐसे कंडीशन में स्पीड हमारा क्या होगा, प्लस, यानी कि 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अप स्ट्रीम में स्पीड हो गया था 18 माइनस एक्स और डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गया 18 प्लस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहां से इक्वेशन बनाना सीखो कि इक्वेशन बनाएंगे कैसे। स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों कंडीशन में हम चल रहे हैं तो 1 घंटे का अंतर आ रहा है, यानी कि 1 घंटा समय ज्यादा लग रहा है। मतलब कि 24 किलोमीटर हम डाउन स्ट्रीम गए और डाउन स्ट्रीम जाने में जितना समय लगा उतना ही अप स्ट्रीम आने में 1 घंटा मुझे समय ज्यादा लग गया डाउन स्ट्रीम से, ठीक है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों के कंडीशन में 1 घंटे का अंतर आ रहा है, ठीक है। और 1 घंटा मतलब कि इसमें आवर जो टाइम जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों में मतलब कि 1 घंटे का डिफरेंस हो रहा है, मतलब कि टाइम दोनों में कॉमन हो गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब भी स्पीड डिस्टेंस और टाइम से क्वेश्चन करते हो तो एक फॉर्मूला हो जाता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चूंकि यहाँ पे टाइम कॉमन है, दोनों में टाइम कॉमन है, तो अगर हम टाइम का फॉर्मूला पुट कर दें तो टाइम का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, टाइम इधर जाके स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू टी, और टी की वैल्यू निकालने के लिए एस को इधर आके डिवाइड कर देंगे, यानी कि टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस 24 किलोमीटर ये डिस्टेंस था, अपॉन में स्पीड यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड ले लेते हैं 18 माइनस एक्स, और फिर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तो 18 प्लस एक्स, ठीक है। ये क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसका फॉर्मूला होता है, टाइम का, और टाइम की वैल्यू क्या दे रखी है 1। 1 घंटे का क्या आया था, डिफरेंस आया था, डिफरेंस यानी कि अंतर। तो इन दोनों के बीच में हम साइन किसका रखेंगे, माइनस का, कि जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इन दोनों के कंडीशन में 1 घंटे का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम का फॉर्मूला होता है, तो इसके बराबर में हमने 1 को रखा, ठीक है। अब यहां से इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो नीचे का जो दोनों दे रखा है डिनोमिनेटर उसका एलसीएम निकालोगे। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 और 3 का एलसीएम निकालने को बोलूं तो 2 और 3 दोनों अलग अलग टेबल का है, एलसीएम इसका निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स का एलसीएम तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18 माइनस एक्स और फिर 18 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 चल रहा है। अब डिनोमिनेटर से एलसीएम को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 18 प्लस एक्स बच जाएगा। और जब इतना बचा तो इसको ऊपर वाले के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। तो नीचे से जब हमने डिवाइड किया तो 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 18 प्लस एक्स बच गया, और 18 प्लस एक्स को 24 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस फिर 18 प्लस एक्स से 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स को डिवाइड करोगे
तो 18 प्लस एक्स से 18 प्लस एक्स कट जाएगा और 18 माइनस एक्स बच जाएगा। तो इस 18 माइनस एक्स से हम 24 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 24 इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब देखो 24 को 18 से मल्टीप्लाई करो। 24 इंटू 18 32 16 19 और 24 432। तो 24 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 432 आ गया। फिर 24 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 24x हो गया। ठीक है, फिर माइनस 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस का 432 हो जाएगा। और फिर माइनस 24 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 24 इंटू एक्स 24x अपॉन, अब नीचे का भी मल्टीप्लाई करना होगा। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324। ठीक है, 18 को 18 से मल्टीप्लाई किया 324, फिर 18 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 18x, फिर माइनस x को 18 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 18x, और फिर माइनस x को प्लस x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x स्क्वायर, और इसके इक्वल में क्या है 1 है। ठीक है, अब देखो 432 से 432 यहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ठीक, और फिर 24x और 24x को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48x। क्लियर, और फिर इक्वल ऊपर का ये हुआ। अब ये इनका जो भी सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को उस तरफ यानी कि 1 से जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 324 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 होगा। अब यहां से पहले सोल्व कर लेते हैं। 18x प्लस का 18x माइनस का ये कैंसिल हो गया, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब इन दोनों को उठा के इधर लाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो पॉजिटिव, फिर 48x पहले से एलएचएस साइड में है तो इसका जो साइन है वो सेम का सेम रहेगा, तो प्लस का 48x, और फिर माइनस 324 को इधर लाएंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 324 इक्वल टू इधर बच गया 0। अब देखो यहां से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तब इसका हम क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a को c से मल्टीप्लाई किया, 1 को 324 से किया 324, और फिर 324 का हम एलसीएम निकालते हैं। 324 का एलसीएम निकालो तो 2 से हो गया 1, 6 और 2, फिर 2 से करेंगे तो 81, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सी के पहले का साइन देखना है, माइनस का है, और माइनस करके हमें 48 लाना है। मतलब यहां से दो पेयर ऐसे बनाने कि मल्टीप्लाई करें तो 324 हो जाए और माइनस करें तो 48 हो जाए। क्लियर, तो चलो दो पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54। ठीक है, बाकी क्या बच गया, 3 और 2 बच गया। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 54 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 होगा, और 54 में से 6 को माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 का क्या फैक्टर, वो स्प्लिट होके क्या बना 54 माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48 की जगह पे हम रखेंगे 54 माइनस 6 इंटू एक्स, फिर माइनस 324 इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 54 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 54x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा कि इन दोनों में से x को कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 54 और फिर माइनस यहां से 6 को कॉमन कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 54। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, साइन और संख्या दोनों सेम हो गया, तो x माइनस 6 और फिर x प्लस 54, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां से देखो इक्वल में 0 चल रहा है, तो पहले हम x माइनस 6 के इक्वल में 0 रखेंगे, फिर x प्लस 54 के इक्वल में 0 रखेंगे, ठीक है। तो माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा और फिर 54 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस 54। अब यहां से एक चीज देखो कि एक वैल्यू जो है वो निगेटिव आ रहा है, ठीक है, और एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। स्पीड कभी भी निगेटिव में हो नहीं सकता, तो स्पीड जब भी होगा पॉजिटिव में ही होगा, और पॉजिटिव में वैल्यू क्या है, 6 है। अब हमने क्या किया था स्टार्टिंग में कि स्ट्रीम की स्पीड को x माना था, ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये था बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन का बेसिक सिंपल सा होता है कि कभी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में हमेशा टाइम का अंतर होता है। मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर तरीके से समझा दिया हूं। आगे से जो भी क्वेश्चन आएगा तो एक बार ध्यान से पढ़ के देख लेना, क्वेश्चन करीब करीब आपको इसी तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, टाइम का फॉर्मूला पुट कर देना है, दोनों का जो स्पीड का जो डिफरेंस था वो टाइम होगा, और फिर फॉर्मूले पे पुट कर देना है, फिर फाइनली इक्वेशन बनेगा, फिर फैक्टराइजेशन करूं, फिर लास्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक। वैसे क्वेश्चन तो अभी 2-3 और हैं, बट टाइम ज्यादा हो चुका है, तो आगे फिर से कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन अभी और मेरे नजर में जो कि पेपर में पूछे गए हैं कई बार, तो उस पे एक और मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए काफी है। अगर इतने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई मतलब कोई बात नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। बस 2-3 टाइप के क्वेश्चन और है जो कि मुझे करवाना है, फिर किसी वीडियो में मैं करवा दूंगा। बाकी आज का कैसा रहा टॉपिक कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।